बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक और सवाल मेरे सामने एनपीवी का मॉक एग्जाम का, एमएफए के मॉक एग्जाम का बहुत ज़बरदस्त सवाल है। इसमें एनपीवी और वैक मिला के मैंने पूछे, ठीक है जी। एक ही सवाल में दोनों को कवर किया, ठीक है जी। सवाल में दो एनपीवीज निकालनी है, दो वैक्स निकालने हैं। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी है, देख के करना, क्योंकि दो टॉपिक्स मिला दिए तो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ कि इसमें थोड़े मार्क्स ज़्यादा रखे जाए, ठीक है जी। ये क्या कह रहा है ज़रा सुने सर। ये कह रहा है जनाब, एहसान लिमिटेड imports different types of soaps and detergents from Malaysia for the last 18 years, ठीक है। इसका मतलब है हमारा काम क्या है, इंपोर्ट करना और लोकल ला के बेचना। The research team of the company has informed that a new liquid soap is capturing the market immensely, ठीक है। नया लिक्विड सोप आया है और मार्केट पे छा गया जी वो, ठीक है। The company now has to decide whether to import the product from Malaysia or to manufacture the same by paying a royalty to the manufacturer under the franchise agreement. Now we have to decide क्या चीज, नंबर वन whether we want to import it और नंबर टू whether we want to purchase it, ठीक है जी। परचेज यानी इंपोर्ट करना, ठीक है, सॉरी इंपोर्ट इट या फिर प्रोड्यूस इट, ठीक है जी। सीधी सी बात, इंपोर्ट करूंगा तो कोई लंबा चौड़ा खर्चा नहीं है, लाना है और बेचना है, लाना और बेचना है। लेकिन अगर मैं मैन्युफैक्चर करूंगा तो मुझे प्लांट भी खरीदना पड़ेगा, मुझे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स भी होंगी, और इन सारी चीज़ों के लिए पैसा कहाँ से आएगा, पब्लिक से रेस करूंगा, ठीक है जी। तो मुझे खर्चा भी करना पड़ेगा, मेरे कैपिटल स्ट्रक्चर में भी चेंजेस आएंगी, क्योंकि मैं नया पैसा पब्लिक से लेने जाऊंगा ना। अभी खैर नीचे हम जाके देखते हैं तो पता चलेगा हमें। सर इम्पोर्ट ऑप्शन क्या है जनाब, इम्पोर्ट ऑप्शन ये है कि कोई एडिशनल फाइनेंस इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। पहले साल की जो सेल्स होगी, इंपोर्ट करेंगे जो हम बेचेंगे पाकिस्तान में लाके, वो 20,000 यूनिट्स होंगे। इंपोर्ट प्राइस 124 रुपये होगी, सेल्स प्राइस 188 होगी, जिसमें 18% का सेल्स टैक्स होगा। अच्छा, ये सेल्स टैक्स हमने कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दे देना, ठीक है जी। तो ये पैसा हमारे पास नहीं आएगा, ठीक है जी। सेल्स टैक्स आमतौर पर आप जब कलेक्ट करते हो किसी गवर्नमेंट को दे देते हो, जो आपने पे किया होता है उसमें से एडजस्ट कर लेते हो, तो हम उसको सेल्स प्राइस का पार्ट कंसिडर नहीं करते, ठीक है। ये हमारी जेब में रुकेगा नहीं, ठीक है। Sales price and purchase price both will increase by 6% per annum. Import quantity cannot increase by more than 5% per annum due to import restrictions, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि भैया इंपोर्ट की क्वांटिटी 5% से ज्यादा से नहीं बढ़ेगी, तो हमें जरूरत भी नहीं है। अभी अपेरेंटली लग रहा है कि 20,000 यूनिट आ रहे हैं तो आने दो, 5,000 बढ़ा क्यों ना है। अब नीचे जाके हम देखेंगे कि क्या प्रोडक्ट की डिमांड इतनी है कि हम इसको 20,000 से ज्यादा मंगवाएं। खैर, इंपोर्ट में कोई खर्चा नहीं है, 20,000 यूनिट आएंगे, 124 रुपए का खरीदेंगे, 188.8 इंक्लूसिव वो सेल्स टैक्स है, वो हटा देंगे तो एक सर्टन रेट में इसको बेचेंगे, ठीक है। प्रोडक्शन ऑप्शन, ये देखिएगा दोस्त, प्रोडक्शन ऑप्शन में हमें क्या करना पड़ेगा, 1.5 मिलियन इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है जी। जिसमें हम प्लांट खरीदेंगे 13,50,000 का, और वर्किंग कैपिटल के लिए 1.5 लाख का खर्चा होगा। प्लांट और वर्किंग कैपिटल का पैसा हम लॉन्ग टर्म लोन से रेस करेंगे 11.5% के हिसाब से, ठीक है जी। अच्छा, फिर प्रोडक्शन क्वांटिटीज फॉर द फर्स्ट ईयर विल बी 23,000 यूनिट्स। डिमांड अलबत्ता 24,000 यूनिट की होगी। अब देखो यार, इसका मतलब ये डिमांड 24,000 की है, प्रोड्यूस 23 हो रहा है, और अगर मैं इंपोर्ट करूं तो इतना इंपोर्ट नहीं हो रहा, ऐसा। अगर मैं इंपोर्ट करने जाऊं तो इतना इंपोर्ट नहीं हो रहा, नजर आ रहा है भैया, इतना इंपोर्ट नहीं हो रहा, डन। अच्छा चलो फिर, डिमांड एंड प्रोडक्शन क्वांटिटीज विल इंक्रीज बाय 10% एंड 12% रिस्पेक्टिवली। डिमांड हर साल 10% बढ़ेगी, प्रोडक्शन क्वांटिटीज हर साल 12% बढ़ेंगी। अच्छा, एक चीज नोट करो, प्रोडक्शन की क्वांटिटी 23 है, डिमांड इवन परचेज करो यानी इंपोर्ट करो तो भी डिमांड मीट नहीं कर पा रहे हो, प्रोडक्शन करोगे तो भी डिमांड नहीं मीट कर पा रहे हो। लेकिन प्रोडक्शन कैपेसिटी वो कह रहा है हर साल 12% बढ़ेगी, और डिमांड हर साल 10% बढ़ेगी। तो डिमांड बढ़ेगी 10% से और प्रोडक्शन क्वांटिटी बढ़ेगी 12% से। तो एक पॉइंट पे आगे हमें देखना पड़ेगा कि हम डिमांड तक पहुंच गए और डिमांड से ज्यादा हमने प्रोड्यूस नहीं करना। एक चीज याद रखना, पूरे एनपीवी हो या आप कैपिटल बजटिंग के सवालात हो या फॉरेक्स के सवालात हो, कहीं पे भी हो, याद रखना डिमांड से ज्यादा हम कभी भी चीज प्रोड्यूस नहीं करते। डन। फिर कह रहे जी हमारे पास 1 लीटर की प्रोडक्शन कॉस्ट 98 रुपीज है, ठीक है जी। इस 98 के दो पार्ट्स हैं, 40% इसमें मटेरियल की कॉस्ट है और 60% इसके अंदर कन्वर्जन कॉस्ट है, ठीक है। और वो कह रहे जी मटेरियल की कॉस्ट में सेल्स टैक्स शामिल है, तो ये आपने हटाना है उसमें से। प्रोडक्शन कॉस्ट हर साल 10% इंक्रीज होगी, तो सेल्स प्राइस का क्या होगा भाई, वो जो ऊपर दिया हुआ है यही, सेल्स प्राइस 6% से बढ़ेगी और पहले साल की सेल्स प्राइस यही होगी। चाहे इंपोर्ट करो चाहे खुद मैन्युफैक्चर करो, सेल्स प्राइस और उसकी मूवमेंट सेम ही रहेगी, ठीक है।
नो एडिशनल फिक्स कॉस्ट विल बी इनकर्ड, ठीक है जी। इसका मतलब एक ही कॉस्ट है 98 रुपीज पर यूनिट, बस यही पे करना है आपने, और डेप्रिसिएशन होगा। हाँ, रॉयल्टी आपने 10% पे करनी है ऑफ सेल्स, ठीक है। फिर जी कॉर्पोरेशन टैक्स रेट हमारे पास 30% का है, ठीक है। डेप्रिसिएशन 20% पर एनम है, एंड पे 2.5 लाख रुपए बचेंगे, 5 साल की इसकी यूजफुल लाइफ है। सेल्स टैक्स पेड एंड रिसीव्ड बोथ आर एडजस्टेबल, ठीक है। करंट कैपिटल स्ट्रक्चर में शेयर कैपिटल है, रिजर्व्स हैं और कन्वर्टेबल बॉन्ड्स मौजूद है। कंपनी जस्ट हैव अनाउंस्ड अ डिविडेंड ऑफ 15.75 पर शेयर, ठीक है जी। डिविडेंड पर शेयर है, ठीक है जी। लास्ट ईयर डिविडेंड पर शेयर वाज 15, थोड़ा सा बढ़ गया इस दफा। करंट बीटा 1.24 है, ये जो बड़ा है इससे आप ग्रोथ रेट निकाल लोगे। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स आर कन्वर्टेड इनटू 4 शेयर्स फॉर एवरी 5 बॉन्ड्स। वाह जी वाह, 4 शेयर हमें मिलेंगे, 5 बॉन्ड्स, 5 बॉन्ड 100 वाले, उसकी जगह हमें 4 शेयर्स मिलेंगे, ठीक है। और ये शेयर प्राइस जो आज है, दिस शेयर प्राइस विल इंक्रीज इन लाइन विद डिविडेंड ग्रोथ रेट, ठीक है। अभी आगे देखते हैं इसका क्या हिसाब किताब है। मार्केट रेट फॉर कन्वर्टेबल बॉन्ड इज 10% पोस्ट टैक्स, ये डिस्काउंट करने के लिए, मार्केट वैल्यू निकालने के लिए दिया हुआ है। इफ कंपनीज ऑफर प्रोडक्शन ऑप्शन, लॉन्ग टर्म लोन शैल बी रिजॉर्टेड, ठीक है जी, एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 11.5%। बीट सीधी बात है, आप लोन लोगे तो हमारा बीटा जो 1.24 था वो बढ़ के 1.56 हो जाएगा। लोन क्यों ले रहे हो, क्यों ले रहे हो लोन? प्रोडक्शन करने के लिए। इसका मतलब है सर, अगर मैं इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे जाऊंगा तो मुझे लोन नहीं लेना पड़ेगा। तो अगर मैं इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे हूं तो मुझे करना यह चाहिए कि करंट वैक से डिस्काउंटिंग करनी चाहिए। और अगर मैं प्रोडक्शन करने जाऊंगा तो मुझे फाइनेंस रेस करना पड़ेगा, मेरा वैक चेंज हो जाएगा। अब उसूलन तो मार्जिनल वैक का कॉन्सेप्ट है, बीएफडी में जाके वो अभी नहीं पढ़ना है आपने। आपको उसूलन पुराने वैक से डिस्काउंटिंग नहीं करनी चाहिए, आसानी के लिए मैं नए वैक से डिस्काउंटिंग कर दूंगा, डन। तो इसका मतलब ये कि सर जो इंपोर्ट है उसमें कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं चाहिए, तो इंपोर्ट के लिए आप यूज करोगे करंट वैक, क्योंकि आपको कोई फाइनेंस रेस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रोडक्शन के लिए चूंकि आपको फाइनेंस रेस करना पड़ेगा तो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, लोन आ जाएगा, तो आपको क्या करना चाहिए, न्यू वैक लेना चाहिए, ठीक है जी। फिर अच्छा, न्यू वैक निकालने के लिए उसने कहा बीटा 1.56 हो जाएगा, हाँ अलबत्ता नो चेंजेस विल बी ऑब्जर्व्ड इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, इन द मार्केट वैल्यू ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड्स एंड मार्केट रेट ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड, ये तीन चीजें उसने कहा तब्दील नहीं होंगी, ठीक है जी। सर फिर हमारे पास मार्केट इन्फॉर्मेशन आ गई, उसने कहा बताएं मैनेजमेंट को इंपोर्ट ऑप्शन पे जाना चाहिए या मैनेजमेंट को प्रोडक्शन ऑप्शन पे जाना चाहिए, दोनों आपके सामने हैं। अब सबसे पहले काम करते हैं, हमने सीक्वेंस क्या बनाया, हमारे पास मेथड क्या होगा, इंपोर्ट के कैश फ्लोज को आपने डिस्काउंट करना है एग्जिस्टिंग वैक से, प्रोडक्शन वाले केस के कैश फ्लोज को आपने डिस्काउंट करना है न्यू वैक से, ठीक है जी। तो इसका मतलब है हमें 4 चीजें कैलकुलेट करनी है, पहले इंपोर्ट कैश फ्लोज निकालने हैं, प्रोडक्शन के कैश फ्लोज निकालने हैं, एग्जिस्टिंग वैक निकालना है और न्यू वैक निकालना है। 4 काम आपने करना है टोटल, ठीक है जी। तो अल्लाह का नाम लेते हैं, हम सबसे पहले जो है वो एग्जिस्टिंग वैक निकालने की कोशिश करते हैं, फिर हम जाते हैं बाकी की चीज़ों पे। चलो जी, हम सबसे पहले कैलकुलेट करने जा रहे हैं एग्जिस्टिंग वैक, ठीक है जी। स्टेप 1, एग्जिस्टिंग वैक के लिए जो मुझे डाटा दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि जी कंपनी का एग्जिस्टिंग जो बीटा है वो 1.24 है, मार्केट की इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल लेते हैं, ठीक है जी। सर के ई बराबर है आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ, प्रीमियम के नाम पे ही दिया हुआ है, ये बराबर है आर एम माइनस आर एफ के, मार्केट प्रीमियम इसी को कहते हैं जनाब। अब मैंने क्या किया सर, 9% रखा, मल्टीप्लाई बाय 1.24, ये आ गया मेरे पास के ई। सर कितना आता है जी, सर 7 + 9 × 1.24, ये आता है सर मेरे पास 18.16%, ठीक है जी। अब मुझे मालूम करना है सर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। सर डिविडेंड मुझे दिया हुआ है अभी का
75। सर डिविडेंड मुझे लास्ट ईयर का भी दिया हुआ है सर 15 रुपए पर शेयर, तो ग्रोथ रेट निकाल लेते हैं। वो क्या रेट है जिसने 15 रुपए को एक सालों में 15.75 कर दिया, तो अगर आप इसमें ग्रोथ रेट वर्कआउट करेंगे तो वो 5% निकलेगा, ऐसा। ठीक है, अब बताएं सर, मेरे पास मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी मालूम करने के लिए फंक्शन ये है कि डिविडेंड ले लें 1 प्लस ग्रोथ ले लें डिवाइडेड बाय के माइनस ग्रोथ रेट। ये मेरे पास सर पूरा मौजूद है, सारी चीज़ें मौजूद हैं। सर मैं ले लेता हूँ 15.75 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5% डिवाइडेड बाय 18.16% माइनस 5%। ठीक है जी। अब बताएं जी, मेरे पास मार्केट वैल्यू पर शेयर आ जाता है ये आता है सर मेरे पास 125.664 और टोटल मार्केट वैल्यू मेरे पास आती है सर, मेरे पास शेयर्स कितने हैं टोटल, 10 रुपए का एक शेयर है तो मेरे पास 1,20,000 शेयर्स मौजूद हैं। ठीक है जी, तो मेरे पास 1,20,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 125.664 ये बनता है सर मेरे पास कोई 15.079। मैं यहाँ लिख देता हूँ सर 15.079787। ठीक है जी, ये आ गया सर मेरे पास मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, डन। अब मेरे पास सर जो दूसरा करंट कैपिटल स्ट्रक्चर में चीज पड़ी हुई है वो मेरे पास कन्वर्टेबल बॉन्ड्स पड़े 9% के। ठीक है, और ये कन्वर्टेबल बॉन्ड के बारे में एग्जामिनर कह रहा है कि कन्वर्टेबल बॉन्ड 4 शेयर्स में कन्वर्ट होंगे, पांच पांच बॉन्ड 4 शेयर्स में कन्वर्ट होंगे। ठीक है जी, और डिस्काउंट रेट 10% दिया है और ये कन्वर्ट होंगे 5 साल बाद, तो इसकी टोटल लाइफ 5 साल है। ठीक है जी, 10% इसका पोस्ट टैक्स डिस्काउंट रेट है, 9% इसका कूपन रेट है। तो हम एक काम करते हैं, कन्वर्टेबल बॉन्ड की मार्केट वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। कन्वर्टेबल बॉन्ड, सर मुझे एक बात बताएं, सबसे पहले मेरे पास एंड पे आके एट रिडम्पशन मेरे 5 बॉन्ड्स हैं 100 रुपए वाले, 5 बॉन्ड्स हैं 100 रुपए वाले, तो मुझे 500 रुपए याद रखना भैया, सारे बॉन्ड्स सारे प्रेफरेंस शेयर्स 100 रुपए की डिनोमिनेशन में मैं एग्जाम में लूंगा अनलेस के एग्जामिनर ने मुझे उसकी वैल्यू दी हुई। ठीक है जी सर, दूसरा तरीका, या तो रिडम्पशन पे मुझे इतना कैश मिलेगा, ठीक है जी, या मुझे मिलेंगे सर 4 शेयर्स। अब उन शेयर्स की वैल्यू कितनी होगी, आज वैल्यू कितनी है जी 125.664, 125.664, और मुझसे एग्जामिनर कह रहा है कि ये शेयर की जो प्राइस है ये अभी ये है, लेकिन ये इन लाइन विद ग्रोथ रेट बढ़ेगी। इन लाइन विद ग्रोथ रेट का मतलब है कि अगले 5 सालों में ये 5% के हिसाब से ग्रो करती रहेंगी। तो सर मेरे पास 4 इंटू 125.664 मल्टीप्लाई बाय 1.05 रेस टू द पावर 5, 5 सालों में ये जाके पहुंचेगी जनाब कोई कितना भैया 6 सॉरी ये बनता है मेरे पास सर 641.53। अब मुझे एक बात बताएं सर, एंड पे आके मैं 500 रुपए लूं या मैं 641 रुपए के शेयर्स ले लूं, तो सीधी सी बात है भाई, एंड पे आके आपको 641 रुपए के शेयर लेना चाहिए, क्योंकि एक प्रूडेंट बंदा हमेशा ज्यादा की तरफ जाएगा, कम की तरफ नहीं जाएगा, ऐसा। अब मुझे एक बात बताओगे, एक बॉन्ड के अगेंस्ट कितने शेयर्स मिलेंगे, शेयर्स वैल्यू पर बॉन्ड। सर मेरे पास 641.53 डिवाइडेड बाय 5 कर दूं,
क्योंकि 5 बॉन्ड के अगेंस्ट इतने पैसे मिलेंगे मुझे। तो एक बॉन्ड के अगेंस्ट मुझे मिलेंगे 128.3061। अब बताएं जी, मेरे पास दो ऑप्शन हैं, या तो मैं एंड पे आके ले लूं कैश हर बॉन्ड के अगेंस्ट 100 रुपए का, या मैं ले लूं शेयर्स हर बॉन्ड के अगेंस्ट मुझे लगभग 128.3061 शेयर्स 3061 रुपए की वैल्यू के शेयर्स मिलेंगे। 4 शेयर्स इनकी वैल्यू 641 रुपए। सर ये मुझे मिलेंगे 5 बॉन्ड्स के अगेंस्ट। तो इसका मतलब इफेक्टिवली हर 100 रुपए के बॉन्ड के अगेंस्ट या तो 100 रुपया ले लो, या आप 128.304 रुपया रुपए के शेयर्स लेके चले जाओ, तो मुझे मिलेंगे ये। अब मैं मालूम करने जा रहा हूं सर मार्केट वैल्यू ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड्स कैसे निकलेगी जी। सर मेरे पास ईयर 1, ईयर 2, 3, 5 साल का बॉन्ड है, रिडीमेबल बॉन्ड रिडीम होगा, ये कन्वर्टेबल बॉन्ड एंड पे आके कन्वर्ट होगा। सर इंटरेस्ट पे करता है ये 9 रुपए, 9 रुपए, 9 रुपए, 9 रुपए और 9 रुपए। टैक्स रेट सवाल में 30% दिया हुआ है, तो सर 2.7 और एंड पे आके क्या मिलेगा, रिडम्पशन पे आके मुझे मिलेगा 128.3061। ये मुझे मिलेगा एंड पे। अब बताएं सर अगर मैं इसको नेट करूं तो 6.3, 6.3, 6.3, 6.3, ये मेरे पास आता है सर 134.61। सर अगर मैं इन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकालूं ना पोस्ट टैक्स मार्केट रेट यानी 10% से जो ऊपर सवाल में दिया हुआ है, तो मेरे पास एक 100 रुपए वाले बॉन्ड की आज मार्केट वैल्यू बनती है 103.55। आप बेशक इसको डिस्काउंट करके वैल्यू निकाल लेना, मैं नहीं निकाल रहा, आपका टाइम ही वेस्ट होगा, आप घर में आराम से बैठ के काम कर सकते हैं, ठीक है। अब बताएं सर मेरे पास टोटल मार्केट वैल्यू कितनी होगी, तो एक बॉन्ड की मार्केट वैल्यू है सर, टोटल बॉन्ड की मार्केट वैल्यू होगी 303 मिलियन रुपए के कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं और 100 रुपए का एक बॉन्ड है, तो उसको मैं 100 से डिवाइड कर रहा हूं और एक बॉन्ड की मार्केट वैल्यू 103.55। तो सर मेरे पास ये मार्केट वैल्यू बनती है टोटल सर 3106। ये मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर्स लिखी हैं 516, ठीक है जी। आपकी फिगर से थोड़ी बहुत मामूली से डिफरेंट आ रही होंगी तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। 3106 516। अब बताएं सर मैं वैक निकाल रहा हूं कंपनी का एग्जिस्टिंग वैक, कैसे निकलेगा सर। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी है भैया, सर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी 15.079 787 मल्टीप्लाई बाय 18.16%, ये शायद हमारे पास के ही था, ऐसा ही था, यस सर। फिर प्लस कन्वर्टेबल बॉन्ड 3106 516 मल्टीप्लाई बाय 10%, ये पोस्ट टैक्स केडी है सर। सर ये मेरे पास करंट वैक निकालने की कोशिश कर रहा हूं मैं, 787 प्लस 3106 516 ऐसा। अब बताएं मेरे पास सर वैक क्या आ रहा है, एग्जिस्टिंग वैक ये आ रहा है सर मेरे पास लगभग सेफली 16.77%, ऐसा ये आ गया मेरा सर एग्जिस्टिंग वैक, ठीक है जी। अब मैंने सर इससे डिस्काउंटिंग करनी है इंपोर्ट वाले मामले की, इंपोर्ट वाले मामले की डिस्काउंटिंग मैं इस एग्जिस्टिंग वैक से करूंगा, ठीक है। अब बताएं जी मेरे पास इंपोर्ट के कैश फ्लोज, ये मेरे पास सर सेकंड स्टेप है। बड़ा आसान है सर, मेरे पास 4 साल हैं, 5 साल है इनफैक्ट, 1 2 3 4 5। सर पहले वर्किंग हम कर लेते हैं थोड़ी सी। मुझे पता है मेरे पास सेल्स क्वांटिटी क्या होगी, जो इंपोर्ट या सेल्स क्वांटिटी है वो क्या होगी, पहले साल की 20,000 है और आपको एग्जामिनर ने कहा कि हर साल ये 5% बढ़ेगी, तो 20,000 इंटू 1.05 ये आता है सर मेरे पास 21,000, मजीद इसको 5% बढ़ाएं तो हो जाएगा 22,050 रुपए।
मजीद इसको 5% बढ़ाएं तो ये हो जाएगा 23,153। मजीद इसको 5% बढ़ाएं तो ये हो जाएगा 24,310। सर जो सेलिंग प्राइस आ रही है ये है गालिबन 188.8 और इसमें क्या शामिल है 18% का सेल्स टैक्स, यानी ये 118% है। ठीक है जी, तो इसको अगर मैं 118 से डिवाइड कर दूं तो सर मेरे पास 188.8 डिवाइडेड बाय 118%, ये मेरे पास आता है सर कोई 160 रुपये। अब बताएं सर मेरे पास इफेक्टिवली सेलिंग प्राइस कितनी होगी जी 160 पहले साल की, और वो कह रहे हैं कि हर साल ये 6% बढ़ेगी, तो 1.06 ये मेरे पास आता है सर 169.6। सर फिर इसको मैं मजीद बढ़ाऊं तो ये हो जाता है 179.78, 6% बढ़ा रहा हूँ। फिर जी 190.56, फिर आ रहा है मेरे पास सर 202। ठीक है जी, इसी तरह सर मेरे पास परचेज प्राइस ये गालिबन 124 रुपये थी। सर अगर मैं इसकी परचेज प्राइस निकालने जाऊं तो मुझे पहले साल की परचेज प्राइस गालिबन 124 रुपये पता है, और अगले साल ये 6% से बढ़ेगी, तो सर 124 6% से बढ़ने के बाद ये हो जाएगी सर 131.44। सर आप 2 डेसिमल्स तक चले जाया करें, 139.33, सर फिर मेरे पास 147.69 और इवेंचुअली सर मेरे पास 156.55। ऐसा अगर मैं काम करूं सर, मैं सीएम निकाल लूं दिस माइनस दिस, तो मेरे पास सर सीएम निकलेगा 36, सर 38.16। आसान ये हो सकता था कि हम पहले साल का सीएम निकालते उसी को 5% ग्रो करा देते, कोई फर्क नहीं पड़ता सर उससे। ठीक है जी, फिर सर मेरे पास 40.45, सर फिर मेरे पास 42.48 और इवेंचुअली मेरे पास सर 45.45, ये आ गया सर सीएम। अब मैं काम कर रहा हूं सर कैश फ्लोज ड्राफ्ट कर रहा हूं, मैं इसको डायरेक्ट सीएम से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मैं कैश फ्लोज निकाल रहा हूं सर। सर ईयर 1, सर ईयर 2, सर ईयर 3, सर ईयर 4 और ईयर 5। मेरे पास सर पहले साल के कैश फ्लोज में डायरेक्ट 20,000 इंटू 36 इज 7,20,000। अब सर इसको आप आगे देखते जाएं सर। अब मेरे पास सर दिस इनटू दिस कितना जी 801,360, फिर सर दिस इनटू दिस, सर मेरे पास ये आ रहा है 891,914, सर चौथे साल मेरे पास आ रहा है 992,700, और मेरे पास सर इवेंचुअली पांचवें साल में आ रहा है 11,04,875। अब इस पे सिर्फ एक ही चीज लगेगी इस सीएम पे, वो लगेगा टैक्स 30%। ठीक है जी, सर टैक्स होगा मेरे पास 2,16,000, सर फिर मेरे पास 2,40,408, फिर है मेरे पास 2,67,574, सर फिर है मेरे पास 2,97,810। ये मेरे सामने कैलकुलेटेड फिगर्स पड़ी हुई हैं, आप लोग इसको इसका 30% निकालते जाएं, यही निकलेगा सर 331,463। सर मेरे पास अगर मैं इन सबको नेट करूं तो मेरे पास नेट कैश फ्लोज आएंगे, सर ये आएगा 5,04,000, सर मेरे पास ये आएगा 560,592, सर फिर मेरे पास 952, सॉरी, फिर ये आएगा सर मेरे पास 624,340, सर फिर मेरे पास आएगा 694,890,
और सर मेरे पास इवेंचुअली 331463, ना 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 773413। अब इन सब की प्रेजेंट वैल्यू वैक से, और वैक मैंने कैलकुलेट किया हुआ 16.67, 16.77 सॉरी। सर अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूं तो ये आता है 431632, फिर आता है मेरे पास सर 411426, सर फिर मेरे पास तीसरे साल 392166, सर फिर मेरे पास 373808। भाई टेक्निकल चीज नहीं है इतनी, टेक्निकल ये था कि कैश फ्लोज ड्राफ्ट कैसे करने, ये प्रेजेंट वैल्यू निकालना मजदूरी है। एनपीवी कितनी आती है भैया इस पर्टिकुलर सेटअप की, यह आता है मेरे पास सर 1965341। ठीक है जी सर, ये मेरे पास आ गया ऑप्शन 1 का एनपीवी। ऐसा तो ऑप्शन 1 में ये काम आप कर सकते हैं कि सर इंपोर्ट कर लें तो इतना पैसा आप कमाएंगे 5 सालों में प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में। डन। अब हम देखने जा रहे हैं सर अगर हम इसको इंपोर्ट करने की जगह मैन्युफैक्चर करें तो हमें चाहिए होगा एक नया वैक। ठीक है जी, मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें लेना पड़ेगा लोन। एग्जामिनर आपसे कह रहा है नया वैक निकालने के लिए आपके पास जो सोर्सेज हैं वो इक्विटी है, कन्वर्टेबल डेट है या कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं, और आपके पास एक लॉन्ग टर्म लोन आ जाएगा जो आप बैंक से लोगे। उसने कहा भैया आपकी इक्विटी की मार्केट वैल्यू तब्दील नहीं होगी, सवाल में दिया हुआ है हाँ रेट चेंज हो जाएगा। रेट ऐसे चेंज हो जाएगा कि आपके पास जो केई है वो पहले जो आ रही थी मेरे पास सर आर एफ आर एम है 7%, मेरे पास आर एफ है 9%, मेरे पास सर मार्केट रिस्क प्रीमियम है। तो सर अब मेरे पास जो बीटा है वो 1.24 से बढ़ के सर मेरे पास ये हो जाएगा जनाब, कहाँ गया जी, 1.56 नज़र आ रहा है जी, 1.24 से 1.56। ठीक है जी, तो एक काम करते हैं जनाब, हम नया के निकाल लेते हैं। सर 7% प्लस 9% मल्टीप्लाई बाय 1.56, तो एक काम करते हैं जी 9 मल्टीप्लाई बाय 1.56 प्लस 7, ये आ जाता है सर मेरे पास 21.04%। ऐसा बस उसने कहा बाकी कोई चीज़ चेंज नहीं होगी, सिर्फ ये रेट चेंज हो जाएगा। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, रेट ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, ये सब चेंज सेम रहेगा। हाँ आपको लॉन्ग टर्म लोन लेना है 1 मिलियन का, और ये 1 मिलियन का लॉन्ग टर्म लोन आपको मिलेगा 11.5% पे, लेकिन इसको मैं डायरेक्ट आफ्टर टैक्स कर रहा हूँ 70% से, तो 11.5 मल्टीप्लाई बाय 70% अगर मैं करूं तो ये मेरे पास सर आता है 8.04 सॉरी 05। अब बाकी की चीजें मैं ऊपर से आराम से ले सकता हूं सर, मार्केट वैल्यूज जो मुझे पता है सर 15.079, 15.079,787, और सर मेरे पास जो कन्वर्टेबल बॉन्ड है 3106,516, सर 3106,516। अच्छा इसका जो रेट है वो ऑलरेडी आफ्टर टैक्स है, उसको आफ्टर टैक्स करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी आफ्टर टैक्स है। अब बताएं सर मेरे पास जो वैक निकालूंगा तो मुझे इसका भी टोटल चाहिए और मुझे इसका भी टोटल चाहिए सर। सर ये मेरे पास आ रहा है नया वैक 3172, मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको 3172,787, सर दिस इनटू दिस ही आएगा मेरे पास 310652, राउंड ऑफ कर दिया मैंने सर, और ये आएगा मेरे पास 120750। सर मेरे पास जो कैपिटल है वो 19.686303 है, और सर जो मुझे कॉस्ट इसकी मैनेज करनी है, जो मुझे कमाना है सर इस कैपिटल के ऊपर, वो इतना सारा कमाना है। और मुझे बताएं सर अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करके वैक निकालूं तो मेरा न्यू वैक जो आ रहा है वो आ रहा है 18.31%। ऐसा अब इस वैक को मैंने इस्तेमाल करना है सर नए कैश फ्लोज को डिस्काउंट करने के लिए, प्रोडक्शन के कैश फ्लोज को डिस्काउंट करने के लिए। ये मेरे पास था सर मेरा स्टेप 3। अच्छा आप प्रैक्टिकली जब एग्जाम में जब आप बीएफडी करने जाओगे ना तो नए वैक से हम डिस्काउंटिंग नहीं करते, ये सिर्फ इस सवाल की हद तक था
प्रैक्टिकली मार्जिनल वैक का एक कॉन्सेप्ट होता है जो आपने बीएफडी में जाके पढ़ना है, तो वहाँ मुझे गालियाँ नहीं देना कि यार सर ने वहाँ ये पढ़ाया था कि नया प्रोजेक्ट तो नया वैक नहीं, मार्जिनल वैक का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। यहाँ चूंकि तुम्हारे कोर्स में नहीं है तो आसान सवाल इस तरह बन सकता है इससे। ठीक है जी। अब बताएं सर, मेरे पास कैश फ्लोज आ रहे हैं ऑफ प्रोडक्शन। पहले हम वर्किंग करेंगे सर इसकी। इसकी वर्किंग बड़ी ख़तरनाक है। सबसे पहले सर मेरे पास ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 और ईयर 5। देखिए मुझे एक बात बताएं, यहाँ डिमांड है। डिमांड हमने वहाँ कंसिडर नहीं की क्योंकि डिमांड कंटिन्यूसली जो इम्पोर्ट क्वांटिटीज़ है उससे ज़्यादा थी। तो डिमांड तो होती है लेकिन हम इम्पोर्ट ही नहीं कर सकते थे, तो हमने इम्पोर्ट क्वांटिटी की बेसिस पे सारे कैश फ्लोज ड्राफ्ट किए। अब यहाँ डिमांड देखना ज़रूरी है। ये कह रहा है भाई डिमांड है पहले साल की, कहाँ गई, 24,000 डिमांड है पहले साल की और ये हर साल 10% बढ़ेगी। तो एक काम करते हैं, हम डिमांड को ड्राफ्ट कर लेते हैं पहले। 24,000 की डिमांड है, हर साल इंक्रीज होगी, 10% से बढ़ेगी। तो पहले साल अगर 24,000 है, अगले साल 10% होगी तो 26,400 हो जाएगी। अगले साल और 10% बढ़ेगी तो 28,851 हो जाएगी। अगले साल और 10% बढ़ेगी तो 32,313 हो जाएगी। और अगले साल और अगर 10% बढ़ी तो 36,191 हो जाएगी। ये तो डिमांड है। अब हमारी प्रोडक्शन, सर हमारी प्रोडक्शन शुरू में कम है। पहले साल की प्रोडक्शन एग्जामिनर ने दी है 23% और फिर कहा आपकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी हर साल 12% से बढ़ेगी। मे बी आपको इन्वेस्टमेंट करेंगे, मे बी मशीन रवा हो जाएगी, फॉर एनी रीज़न ये उन्होंने लिख के दिए कि जी हर साल 12% इंक्रीज होगी। अब बताएं जब हर साल 12% इंक्रीज होगी तो 23,000 को अगर मैं 1.12 से मल्टीप्लाई करूं तो ये आता है सर मेरे पास 25,000। अच्छा ये मैंने शायद फिगर ऊपर थोड़ी सी गलत लिख दी है, ये 29,040, ये आ रहा है सर 31944 और ये आ रहा है मेरे पास सर 35,138 ऐसा। अब बताएं सर 23,000 को अगर मैं 12% से बढ़ाऊं तो 25,760, 12%, 12%, ये 10% से इंक्रीज हो रहा है, ये 12% से इंक्रीज हो रहा है। अब बताएं जी 25,760, फिर सर मेरे पास 28, फिर सर मेरे पास 32,313, फिर सर मेरे पास 36,191। अब एक बात बताएं सर, अगर मैं आपसे पूछूं प्यारे भाई, आपकी डिमांड है 24, आप बना 23 रहे हो, तो जितना बना सकते वही लेंगे हम। अब डिमांड है 26 की, हम बना रहे हैं 25, तो बनाएंगे जो वही लेंगे हम, ज़्यादा तो नहीं बना सकते। सर डिमांड है 29, बना रहे हैं 28,851, तो बनाने वाला हिसाब किताब होगा। अब डिमांड रह गई 31, लेकिन बना रहे हैं 32। सर नहीं, बनाना अब इतना चाहिए नहीं है आपको, अपनी डिमांड से ज़्यादा बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब आप डिमांड पे जाएं, यानी सर मैंने पहले ये लिया, फिर मैंने ये लिया, फिर मैंने ये लिया और एकदम से मैंने देखा मेरी डिमांड जो है वो इंक्रीज कम हो गई है, डिमांड कम है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी ज़्यादा है, तो अब मैं डिमांड पे जाऊंगा सर। फिर आखिरी साल भी सर मेरे पास 35,138, ये आ गया सर मेरे पास डिमांड का हिसाब किताब। डन। अब बताएं जी मेरी सेलिंग प्राइस तो मैं ऊपर से कॉपी कर लेता हूं एज इट इज। सर मेरी जो सेलिंग प्राइस आ रही है ऊपर वो आ रही है कोई 160, 169.6, दिस एंड दिस। ये मैं नीचे जाके कॉपी कर लेता हूं सर। सर मेरे पास 160 नेट ऑफ, नेट ऑफ सर वो जो है सेल्स टैक्स 160, सर 169.6, सर मेरे पास 179.78, सर मेरे पास 190.56, सर फिर मेरे पास 202। ठीक है जी, यह आ गया सर। अब एक काम करते हैं सर, अपने दिल की तसल्ली के लिए हम ग्रॉस सेलिंग प्राइस भी ले लेते हैं। ये क्या जी, इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स सर, क्योंकि हमने रॉयल्टी निकालनी है, वो इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स पे जाएगी। 188.8 मल्टीप्लाई बाय 1.06, ये आता है मेरे पास सर 200.13, 212.14, ये आता है मेरे पास सर 224.86,
और आखिर में आता है सर मेरे पास 238.36 डन। अब बताएं सर मेरे पास एक यूनिट की प्रोडक्शन कॉस्ट, आपको एग्जामिनर ने बताया कि जी एक यूनिट की प्रोडक्शन कॉस्ट है, सवाल में दी हुई है शायद गालिबन 98 है, 98 इसमें 40% मटेरियल है जिसमें 18% का सेल्स टैक्स डाला हुआ है। तो अब इस 98 का हम ब्रेकअप निकालते हैं सर। सर 98 में से सर 40% मटेरियल है, ये है मेरे पास सर 39.2, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 1.18 से ताकि इसमें से सेल्स टैक्स निकल जाए। ये आ रहा है मेरे पास सर 33.22, ये मैंने जेब से पे करना है सर। बाकी बच गया 60%, तो 98 का 60% बनता है सर मेरे पास 58.8। और अगर मैं दोनों को एडअप करूं तो मेरे पास 33.22, ये बनता है सर मेरे पास अराउंड 92.02। ये सेलिंग प्राइस हर साल 10% बढ़ेगी, ये सॉरी ये जो कॉस्ट है हर साल 10% बढ़ेगी, 10%। तो 1.1 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 101.22। फिर मुझे एक बात बताएं, ये आता है सर मेरे पास 111.34, ठीक है जी। फिर मेरे पास आता है सर 122.48। यार अगर आपने एक साथ सारी वर्किंग करनी है ना, मतलब शॉर्ट में करनी है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके करना है तो भी ठीक है, मैं तो यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें याद रहें। फिर 134.73। अब एक काम करते हैं जनाब मेरे प्यारे बच्चों, मैं काम करता हूँ, मैं सेलिंग प्राइस में से प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस करता हूँ और इसको एप्लीकेबल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि मैं डायरेक्ट क्या निकाल लूँ कैश फ्लोज के लिए, सीएम। एक, दो, तीन, चार, पाँच, ठीक है जी। मैं ले रहा हूँ सर कंट्रीब्यूशन मार्जिन, कैसे निकलेगा जी? सेलिंग प्राइस माइनस प्रोडक्शन वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, वो डायरेक्ट निकाल लेते हैं। तो मेरे पास सर टोटल सीएम आएगा पहले साल का 23,000 मल्टीप्लाई बाय 160 माइनस 92.02, ये आता है मेरे पास सर 1563532, ठीक है जी। अब आपने करना ये है कि सर उठा के सीधा सीधा आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है जी। और मुझे सीएम निकाल के देना। कैसे निकालोगे सर? एप्लीकेबल को सेलिंग प्राइस माइनस प्रोडक्शन कॉस्ट जो निकलेगा सीएम उससे मल्टीप्लाई करना है। ये मैंने राउंड ऑफ बिल्कुल नहीं किया है, तो मेरी फिगर्स आपसे कुछ 40-50 रुपए का डिफरेंस आ रहा होगा हर फिगर के अंदर। 1761408, सर ये कैसे निकला? सर मैंने 169 माइनस 101.2 को 25,000 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर अगला क्या सर मेरे पास 1974328। फिर मेरे पास चौथे साल का आ रहा है सर 2174859। और लास्ट ईयर में मेरे पास सर आ रहा है 2363737। अब बताएं सर इस सीएम में से मैंने रॉयल्टी माइनस करनी है। रॉयल्टी बहुत आसान है सर, जितने यूनिट आपने बेचने हैं आप उसको मल्टीप्लाई कर दें, जितने यूनिट आपने बेचने हैं आप उसको मल्टीप्लाई कर दें सर किससे? यूनिट को मल्टीप्लाई कर दें ग्रॉस सेलिंग प्राइस से और उसका 10% ले लें। ग्रॉस सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें 23,000 मल्टीप्लाई बाय 188.8 मल्टीप्लाई बाय 10%। तो सर मेरे पास जो रॉयल्टी आती है वो आती है 434240। ऐसा। अब बताएं सर मेरे पास अगला साल सर जो मेरी क्वांटिटी है ये मैंने उठाई सर, इसको मैंने ग्रॉस सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई किया 10% ले लिया। तो बताएं सर मेरे पास अब क्या आ रहा है? ये आ रहा है सर मेरे पास 515530। बस 3 साल की और रॉयल्टी रह गई है 6,12,037। सर मेरे पास ये कैसे आया सर? दिस मल्टीप्लाई बाय दिस ग्रॉस सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 10%। सर फिर मेरे पास 718305
और लास्ट ईयर में सर मेरे पास 837544। यह आ गई सर मेरे पास रॉयल्टी। फिर डेप्रिसिएशन है सर मेरे पास। डेप्रिसिएशन कैसे आएगी? बड़ा आसान है सर। सर मेरे पास 13,50,000 रुपए का एसेट है, 20% का सर डेप्रिसिएशन रेट है, तो मेरे पास सर पहले साल का डेप्रिसिएशन गालिबन बनेगा 2,70,000। फिर सर इसका 80% ये मेरे पास बनेगा सर, कितना बनेगा देखो जरा, 2,16,000। फिर इसका 80% सर 1,72,800। फिर इसका 80% सर ये मेरे पास बनेगा 1,38,240। आखिरी साल सर मेरे पास जो टोटल 13,50,000 रुपए है, आखिरी साल सर मेरे पास टोटल कोई 2.5 लाख रुपए का सर रेजिडुअल वैल्यू है। 2.5 लाख का रेजिडुअल वैल्यू चेक कर लो। रेजिडुअल वैल्यू 2.5 लाख की है, चेक कर लें सर। इस सवाल में ठीक ठाक लेंदी क्वेश्चन है सर। रेजिडुअल वैल्यू इज 2.5 लाख रुपए, यस सर। तो बाकी सारा अमाउंट डिप्रिशिएट हो जाना चाहिए। अच्छा, बाकी सारा अमाउंट बनता कितना है सर सारे सालों में? ये बनता है सर 11 लाख रुपए। अब बताएं इन सारे सालों में 11 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन अलाउ होना चाहिए। अगर मैं चेक करूं तो सर दिस ये सब अगर मैं 11 लाख में से माइनस करूं तब भी आखिरी साल मेरे पास सर कोई 3,02,960 रुपए का डेप्रिसिएशन बचता है। सर कितने का? 3,00,000 सर 2,960 रुपए का डेप्रिसिएशन बचता है। डन। अब अगर मैं डेप्रिसिएशन भी निकाल लूं सर तो मेरे पास जो बचेगा वो बचेगा सर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ऐसा वो मेरे पास आता है 859,156,3,532 माइनस 434,240 माइनस 2,70,000। ये मेरे पास आता है 859,292 859,292। सर मेरे पास अगले साल का आता है हिसाब किताब 10,29,878। तीन और फिगर सर। फिर मेरे पास फिर आता है सर 11,89,491। फिर मेरे पास आता है सर 13,18,314। सर लास्ट ईयर में मेरे पास आता है 1,22,1,22,3,233। अब बताएं इसमें मैंने देना टैक्स। टैक्स है सर मेरे पास 30%। अगर मैं टैक्स निकालने जाऊं इसका सर 30%, तो वो मेरे पास बनेगा गालिबन सर 257788। सर फिर मेरे पास बनेगा 3,08,963। सर फिर मेरे पास आएगा जनाब 356,847। सर फिर मेरे पास आएगा 395,494। और लास्ट मेरे पास आएगा सर 366,970। अब बताएं सर ये टैक्स आ गया, मैं डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर देता हूं सर। 270 ऊपर लिखा हुआ मैं छाप रहा हूं सर सीधा सीधा। 216, 172,800, 138,240 और मेरे पास 302,960। अब बताएं मैं ईयर जीरो पे इनिशियल आउटले ले रहा हूं सर 15 लाख रुपए का इंक्लूडिंग वर्किंग कैपिटल, और एंड पे आके सर मेरे पास वर्किंग कैपिटल भी रिटर्न आएगा और रेजिडुअल वैल्यू भी रिटर्न आएगी। वर्किंग कैपिटल मेरे पास सर 1.5 लाख रुपए का है, वही रिटर्न आ जाएगा, और रेजिडुअल वैल्यू सर मेरे पास 2.5 लाख रुपए की है, ये रिटर्न आ जाएगी। तो मुझे बताएं सर मेरे जो टोटल कैश फ्लोज हैं, सारे कैश फ्लोज नेट होके बनते हैं सर कोई 1.5 मिलियन का नेगेटिव। फिर आ रहा है सर मेरे पास 871,505। फिर मेरे पास आ रहा है 963,936,915। सर फिर मेरे पास 1,005,444 1,005,444। फिर मेरे पास सर आखिरी दो आ रहे हैं 1,061,060।
और लास्ट आ रहा है सर मेरे पास 1559223। सर अगर मैं इन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकालूँ ना सर, कोई 18.31 नए वैक से, तो सर वो मेरे पास, मैं डायरेक्ट प्रेजेंट वैल्यू लिख रहा हूँ, 1727519 बनती है। अब बताएं जी, ये अपेरेंटली ये नज़र आ रहा है कि यार मैं अगर इंपोर्ट करूं तो मेरी एनपीवी ज़्यादा थी, और अगर मैं खुद प्रोड्यूस करूं तो मेरी एनपीवी कंपैरेटिवली कम है। उसका रीज़न ये है कि रॉयल्टी में भी एक बड़ी सारी अमाउंट में पे कर रहा हूं, और दूसरा रीज़न ये है कि सर मैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी मेरी ठीक ठाक है और कोई खातिर ख्वाह डिफरेंस नहीं है सर चीज़ों में। तो सर मुझे इंपोर्ट पे इक्तफा करना चाहिए, इंपोर्ट जो है वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है जी, देख लीजिएगा इस सवाल में ठीक ठाक चीज़ें थी। आई होप आप इसको अच्छे तरीके से देख लोगे। थैंक यू वेरी मच।